Let's improve English. आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बहुत ही कॉमन बातें होती हैं ये। तो इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर योर स्टडीज़ गोइंग, हाउ आर योर स्टडीज़ गोइंग। आंसर दे सकते हैं माई स्टडीज़ आर गोइंग वेल, माई स्टडीज़ आर गोइंग वेल। हमें फूक फूक के कदम रखना होगा। इसे इंग्लिश में अगर हम कहना चाहें तो कैसे कह सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा कि इसे इंग्लिश में कैसे कहा जा सकता है और इसी तरह के कुछ और यूज़फुल हिंदी सेंटेंसेस जो काफ़ी बार लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि उन्हें इंग्लिश में कैसे कहें। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि वो सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखेंगे। ज़रूर आप इस वीडियो से ऐसा कुछ सीखेंगे जो आज तक आपने नहीं सीखा होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो इसे हम कह सकते हैं We will have to take every step cautiously. We will have to take every step cautiously. हर स्टेप हमें cautiously लेना पड़ेगा। मतलब इसका यही बनता है कि हमें फूक फूक के कदम रखना होगा। जैसे अगर कहना है फूक फूक के कदम रखने के बावजूद मैं मुसीबत में पड़ गया। In spite of taking every step cautiously, I got into trouble. I got into trouble in spite of taking every step cautiously. इन स्पाइट ऑफ की जगह पे आप डिस्पाइट भी लगा सकते हैं। वो तो मेरे चेप हो गया। कई बार हम कुछ लोगों के लिए ऐसे कहते हैं कि वो तो चेप हो गया, जिद करने लग गया। इंग्लिश में कह सकते हैं ही स्टार्टेड पेस्टरिंग मी या फिर ही स्टार्टेड नैगिंग मी। वो मेरे चेप हो गया। जैसे कहना है तुम तो चेप ही हो गए हो, तुम तो चेप ही हो गए हो। यू हैव स्टार्टेड पेस्टरिंग मी, यू हैव स्टार्टेड नैगिंग मी। पेस्टर या नैग करने का मतलब होता है किसी को बार बार किसी चीज़ के लिए कहना, बार बार परेशान करना। वैसे ही जैसे हम हिंदी में कहते हैं चेप हो जाना। हम इसके साथ कोई वर्ब भी ऐड कर सकते हैं कि वो इस चीज़ के लिए चेप हो गया कि मैं ऐसा करूं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए ही स्टार्टेड पेस्टरिंग मी टू बाय हिज कैमरा। जैसे कोई सेल्समैन था, वो अपना कैमरा सेल करना चाहता था, तो वो मेरे चेप हो गया कि मेरा कैमरा खरीद लो, ये बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक है ये वो। सो ही स्टार्टेड पेस्टरिंग मी टू बाय हिज कैमरा। पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, ऐसा हम बच्चों के लिए कहते हैं कि ये बड़ा होके क्या करेगा ना, मुझे पहले दिख रहा है। पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। इंग्लिश में एक इडियम है जो इसके लिए इक्विवेलेंट है, जो है कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, यानी जो भी होना होता है, जो बड़ी चीज़ें होने वाली होती हैं, जो भी कुछ होने वाला होता है, उसका पहले से कुछ ना कुछ सुराग लग ही जाता है, कुछ ना कुछ पता चले जाता है। ये मतलब है। और इंग्लिश के इस इडियम को आप ज़रूरी नहीं कि इसी बात में आप यूज़ करेंगे कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। जब भी हमें कहना हो कि कुछ भी होने वाला होता है तो उसका पहले से अंदेशा लग ही जाता है। तो उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। मेरी अक्ल मारी गई थी, मेरी अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे, ऐसे हम कहते हैं। तो इंग्लिश में इसके लिए कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं आई लॉस्ट माई विट्स, I lost my wits, या फिर I was out of my mind, I was out of my mind, I lost my wits. Wits मतलब सोचने समझने की क्षमता, दिमाग, बुद्धि। So I lost my wits, I was out of my mind. कहाँ खोए हुए हो, कहाँ खोए हुए हो। इंग्लिश में कहेंगे Where are you lost, Where are you lost. छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं, हर घर में होते हैं। इस बात के लिए इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? काफ़ी कॉमन बात है ये। देयर आर पैटी क्वारल्स इन एवरी हाउस। पैटी मतलब स्मॉल, अनइम्पॉर्टेंट, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फालतू के। पैटी छोटे मोटे, उसी को हम ट्रिवियल भी कह सकते हैं। पैटी या फिर ट्रिवियल। और पैटी या फिर ट्रिवियल क्या, स्क्वाबल्स या फिर क्वारल्स, दोनों का ही मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स, बहस, कहा सुनी, झगड़े। सो पैटी स्क्वाबल्स, पैटी क्वारल्स, ट्रिवियल स्क्वाबल्स, ट्रिवियल क्वारल्स, यानी छोटे मोटे झगड़े। There are petty or trivial squabbles or quarrels in every house. एक बात को कहने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।